आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है फ्री स्टडी की इस नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर के ऊपर फाइनल ईयर 3rd ईयर के बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए, जिनका एसईसी स्किल इन्हेंसमेंट में योर लॉ एंड योर लाइट्स का सिलेबस जो है उन्होंने ले रखा है। टोटल यहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 यूनिट जो है कवर करनी है। हमने टोटली तरीके से यूनिट 1 यूनिट 2 ख़त्म कर ली है। यूनिट 3 की हम जो है अभी काम कर रहे हैं, यूनिट 3 पे हम अभी काम कर रहे हैं और यूनिट 3 के अंदर आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उसमें भी हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम बात करेंगे वो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 1 की, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना कि हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जहाँ हम पढ़ेंगे जाति, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, साथ में इसको लेकर के क्या क्या कानून सरकार बनाती है और अत्याचारों के ऊपर बात करेंगे। और विशेष जो यहाँ पर ध्यान रहने वाला है वो है महिलाओं की स्थिति का, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इन्हीं टॉपिक को कवर करते हैं। देखो, जब बात आती है यूनिट 3 के चैप्टर नंबर 2 की, जहाँ बात हो रही है जाति, अस्पृश्यता और साथ में इसको सुधारने के लिए क्या क्या कानून बनाए हैं और अत्याचारों के सुधार के ऊपर, तो अंबेडकर जी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के सम्मेलन ने संस्कृतियों का एक संघ नहीं बनाया, यानी कि अलग अलग जो संस्कृतियाँ और कल्चर्स मिलती हैं उनकी वजह से कम्युनिटी या उनकी जगह से ग्रुप नहीं बना है, बल्कि इसके अंतर्गत जो विवाह, इनकी जो अलग अलग प्रणाली की विवाह प्रणाली जो आई है, इन्होंने एक नई जाति का उल्लेख कर दिया है। इन्होंने उसी को बिल्कुल जाति में बदल दिया है। यानी कि अंबेडकर जी ये कहते हैं कि अलग अलग संस्कृतियों का मिलना एक नई जाति का उद्भव करना है। इसी टॉपिक पे देखो, ज्योतिबा राव फूले जी कहती हैं, वो कहती है कि जब ब्राह्मण भारत में आए, ब्राह्मण जिनको आर्य का नाम दिया गया है ना, जो कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे, और शायद यहीं से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है नए तौर पे, यहीं से भारत की सभ्यता की शुरुआत हुई। तो ईरान से जब आए और इन्होंने जो है भारत के उत्तरी क्षेत्र में, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा, जहाँ पर सिंधु नदी भी है, सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना हुई थी। तो उत्तरी क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे जो है वो बस गए थे कौन, आर्य यानी कि ब्राह्मण। और उन्होंने कहा कि आर्य लोग जो आए थे वो जो थे वो विजेता के रूप में थे, यानी अपने आप को विनर ही मानते थे। और उन्होंने स्थानीय लोगों को हराया, पुरोहितवाद की एक प्रणाली बनाई। पुरोहितवाद मतलब होता है राजा, पुरोहित का मतलब होता है राजा, ठीक है। यानी कि ये कह रही हैं कि एक नई जाति का उद्भव हुआ ब्राह्मण से। ब्राह्मण आए, उन्होंने अपने आप को विनर घोषित कर दिया, अपने आप को नेता बना दिया, और नेता से बन गए वो पुरोहित यानी कि राजा। यहाँ से हुई राजतंत्र यानी कि राजा प्रणाली की शुरुआत। अब देखो, जाति यहाँ से अलग अलग होनी शुरू हुई। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने अपने आप को सबसे उच्च रखा, फिर उससे नीचे क्षत्रिय आए यानी कि जो राजा थे, फिर उससे नीचे कुछ वैश्य यानी कि किसान वगैरह छोटे छोटे पद वाले आने लगे। इसी से क्या हुआ कि अलग अलग जातियां बट गई। अब अलग अलग जातियां हो गई तो सबसे नीची जाति वालों को कोई वैल्यू ही नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर देखो, जाति आधारित जो हिंसा हुई उसको लेकर के काफ़ी समझ यहाँ पर डेवलप हुई। दलितों के खिलाफ चल रही जाति आधारित भेदभाव या अत्याचार समकालीन भारत की वास्तविकता है। समकालीन भारत यानी कि पहले के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा ये जाति आधारित भेदभाव चलता था। दलितों की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष अनुच्छेद है जो यहाँ पर शामिल किए गए थे। 99 यहाँ पर जो है अनुच्छेद 294 से लेकर के 346 तक की काफ़ी सारे अनुच्छेद इसी को लेकर के कहे गए हैं। साथ में भारत की जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, भारत की राष्ट्रीय महिला जो आयोग है NWC, इनके अनुसार भी निचले दलितों पर कहा गया है कि निचले दलितों पर उच्च दल का दबदबा होता है, यानी कि जहाँ पर दबदबा होता है कम लोगों का, जहाँ पर कम लोग होते हैं और उन्हीं के ऊपर उच्च यानी कि उनसे जो बहुल संख्या होती है उनका दबदबा होता है, यानी कि ज़्यादा संख्या वाले लोग हमेशा नीचे कम संख्या वाले लोगों के ऊपर अपना दबदबा, अपनी प्रेशर बना के रखते हैं। कानूनी अधिनियम पूर्व स्वतंत्र भारत में, अब देखो, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है ना, ये बात हो रही है 1947 के पूर्व की, जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, 19वीं सदी से पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो उससे
पहले को लेकर के कुछ कानूनी अधिनियम बनाए गए थे। वो क्या थे? औपनिवेशिक काल में ही सबसे ज़्यादा जो हिंसा हुई जाति को लेकर के वो इसी काल में थी, क्योंकि अंग्रेज थे। अब अंग्रेज ने भारत पर 200 साल तक शासन क्यों किया? इसका केवल और केवल मात्र एक रीज़न था, जाति। उन्होंने जाति को बना ली अपने हाथ में एक हथियार, और एक हथियार के रूप में पूरे भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, सिर्फ और सिर्फ जाति की वजह से। क्योंकि हम लोग आपस में अपनी जाति को लेकर के ही आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, तो इस चीज़ का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने, और यही कारण है कि अंग्रेज अधिकतर आधे भारत को लूट करके लेके गए। इस कारण में सरकार सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी नहीं करती थी, और ना ही किसी नीति पर अमल करती थी। यानी कि जब मुद्दा आता था धार्मिक चीज़ों का, जब मुद्दा आता था किसी भी धर्म को लेकर के, किसी भी धर्म के टॉपिक पे बात करने की, तो सरकार बिल्कुल हाथ खड़े कर लेती थी और कहती थी कि इसमें सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। चाहे आप बात करो ऊंची जाति वालों के, यहाँ पर देखो जो चमार वगैरह होते हैं, चमार हो गए, ठीक है, जो कुल्हाड़ वगैरह होते हैं, इनको लेकर के सरकार बिल्कुल भी कोई कदम नहीं उठाती थी। और वहीं अगर कोई पुरोहित हो गया या फिर कोई जमींदार वगैरह हो गया, तो सरकार उसको प्राथमिकता देती थी, उसके लिए और अच्छे अच्छे कानून बनाती थी। ये सब अंग्रेजों ने किया था। इसके अतिरिक्त उच्च जाति को खुश रखने के लिए जो समर्थन है वो भी प्रोवाइड करती थी। कौन करती थी? अंग्रेजों की शासन। ये सब भारत के आज़ाद होने से पहले की जो थी। ये तो था आपका पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि भारत स्वतंत्रता के बाद के कानून शासन में कैसे रहा, और फिर उसके बाद हम संवैधानिक प्रावधान भी पढ़ेंगे जाति को लेकर के। ठीक है, तो ये आपका था पार्ट नंबर 1। ये था आपका पार्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, आप जाकर के पार्ट 2 देख सकते हो। बाकी आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसके रिटन फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।